हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह मॉर्निंग क्लास में, हिंदी की क्लास में डेली 9 बजे क्लास रहती है हिंदी की। और इस क्लास में हम आपके साथ 20 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केवी सिलेक्शन बैच का जो बच्चे हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए भी, और जो यूट्यूब से हमारे बच्चे हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए भी। तो आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं कपिल शांडिल्य हमारे एजुकेशनल चैनल द फीडियाज एकेडमी पर। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और खासतौर से केवीएस की तैयारी अगर कर रहे हैं, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि केवीएस एग्जाम में आप सभी जानते हैं कि 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। 30 मार्क्स का एग्जाम में शेयर है हिंदी का, तो उसकी प्रैक्टिस हम रोजाना करवा रहे हैं आपको। इनमें से इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये ध्यान से पढ़ें। जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये नहीं वर्ड जहां होता है, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन होता है। ऐसा क्वेश्चन आते हुए भी गलत होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 तो उसके पर्यायवाची होंगे और एक नहीं होगा, और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो पहला है लिप्सा, कामना, यातना, स्पृहा। देखिए, लिप्सा भी यही है, किसी चीज में लिप्त होना। ठीक है, कामना किसी चीज की कामना करना, यातना किसी को पीड़ा देना है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद स्पृहा, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो गया इसमें ये। ठीक है, यातना। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आप सभी अपने आंसर पुट करते रहा कीजिए और रेगुलर क्लास में आया कीजिए। जब लाइव आते हैं चैट, आप चैट में शामिल होते हैं, अपने आंसर देते हैं, तो अपने आप को compete कर पाते हैं। और बिल्कुल झिझकना नहीं है अपना आंसर पुट करते हुए। जो कम्पिटेंट हैं आप कितने दूसरों के कंपैरिजन में, ये चेक करना है अपने आप को। ये कोई फाइनल एग्जाम नहीं हो रहा है। ठीक है, अपनी तैयारी देखिए बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। आग कौन सा शब्द है? तो आपने एक टॉपिक पढ़ा दिया होगा सिलेबस में, जिसे शब्द शक्ति या शब्द सामर्थ्य है। इस तरीके से आपको एक टॉपिक दिया है सिलेबस के अंदर कि आपकी शब्द शक्ति कितनी अच्छी है। तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, या फिर देशज शब्द है, या विदेशज। तो तत्सम तो वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। ठीक है, और तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से थोड़ा सा ट्रांसलेट करके लिए गए हैं। देशज जो देसी भाषाओं की शब्द से लिए भाषाओं से लिए गए हैं, और विदेशज जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। तो आग हमारा संस्कृत तो नहीं है, क्योंकि तत्सम तो नहीं है, क्योंकि आग को संस्कृत में कहते हैं अग्नि। ठीक है, तो ये हमारा तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, और इसकी कई सारे जो है पर्यायवाची आप देखते हैं, पावक है जैसे। ठीक है, अनल। ठीक है, ये पर्यायवाची भी हो गए इसके। तो हमारा सही आंसर हो गया इसका बी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी कौन सा शब्द है बताइए। ये तत्सम तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप अगर मंत्रोच्चार भी करते हैं तो उसमें कई बार एक मंत्र है जिसमें पृथ्वी शांति संस्कृत में ही पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तत्सम शब्द है, ना कि तद्भव या देशज। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी हमारा तत्सम शब्द है, ये संस्कृत से जो का त्यों लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेबल कौन सा शब्द है बताइए। आप सीधा सीधा, आपको पता है कि टेबल शब्द, वैसे ये इंग्लिश से के टेबल शब्द से हमें एज इट इज लिया है, हमने चेंज नहीं किया इसको। तो टेबल शब्द जो है वो देशज भी नहीं होगा, तद्भव भी नहीं होगा, तो ये विदेशज शब्द हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फूल कौन सा संज्ञा है बताइए। फूल
कौन सा संज्ञा है? पांचवा क्वेश्चन है। हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि 20 से 25 मिनट में ये आपको रिवाइज करवा दें डेली। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा क्योंकि आपको थ्योरी भी पढ़नी होती है, लेकिन हाँ, आप डेली क्लास में आइए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फूल, फूल ऐसा शब्द है जो सभी फूलों का की जाति को बताता है। चाहे वो गुलाब का फूल हो, चाहे कमल का फूल हो, तो सभी की जाति बता रहा है। ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है। अगर गुलाब कह देते तो वो एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा, गुलाब का फूल व्यक्तिवाचक हो। तो यहाँ पर ये वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है फूल। बी इज द राइट आंसर। समूहवाचक नहीं है, गुलदस्ता हो सकता है। उसके बाद व्यक्तिवाचक नहीं है क्योंकि गुलाब हो सकता है। भाववाचक नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी एक भाव है, आप सभी जानते हैं। किसी का नाम नहीं है, ठीक है, व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी जाति का नाम नहीं है, तो व्यक्तिवाचक हम हटा सकते हैं। समूहवाचक किसी समूह को नहीं बता रहे, ये गुण दोष भाव आदि के नाम को जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ सही आंसर होगा हमारा भाववाचक संज्ञा। तो 6 क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया बी। चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। सोना कौन सी संज्ञा है? सोना, वैसे सोना शब्द अगर देखे तो क्रिया भी हो जाएगी ये। ठीक है, अब ये यहाँ पर सोना जो यूज किया गया है वो जो ज्वेलरी वाला सोना होता है, धातु, उसके रूप में यूज किया गया है। ठीक है, तो ये भाववाचक है, यह समूहवाचक है, या द्रव्यवाचक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्य, किसी द्रव्य का बोध करवाए उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, या विदेशज शब्द? तो पुष्प, अभी हमने फूल देखा था जातिवाचक संज्ञा के रूप में, तो अब उसका संस्कृत रूप हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, पुष्पांजलि अर्पित करना। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ये तत्सम शब्द हो गया क्योंकि ये संस्कृत से एज इट इज लिया गया है। अगर तद्भव के रूप में देखें तो ये फूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाक में, नाक शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? इसमें कौन सा लिंग है? नाक, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है ऐसा, और इसको सॉल्यूशन करने का एक ही तरीका होता है कि आप इसको वाक्य में पिरो के देखें तो ठीक रहेगा। जैसे लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। यहां से क्लियर नहीं हो रहा, तो नाक कट गई यानी कि इज्जत चली गई। ठीक है, नाक कट गया नहीं होता, उसके साथ साथ एक और, नाक बह रही है, बह रहा नहीं होता। तो अब मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, पुल्लिंग नहीं है। आंसर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। इनमें से पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अंबु, सर, मेघ पुष्प, नीर। नीर तो आप सबको पता है कि ये पूरी तरीके से क्लियर है कि ये पानी का ही है। कंफ्यूजन, मेघ पुष्प भी पानी का ही है। जो मेघ पानी बरसाता है तो उसको अलंकार के रूप में मेघ पुष्प के रूप में कहा जाता है। उसके बाद अम्बुजल, ठीक है, ये भी उसी के लिए है। और सर जो है वो सर, सरोवर, ताल, तालाब, उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा
नहीं होगा पानी का पर्याय। सर, सरोवर, ताल, तालाब, तालाब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया बी, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि 3 पर्यायवाची है, एक नहीं है, और यही हमारा आंसर हो गया। ये नहीं वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। इनमें से घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? फिर से कौन सा पर्यायवाची शब्द घर का नहीं है? ठीक है, पावक, सदन, शाला, निकेतन। देखिए, पावक जो शब्द है वो असल में अग्नि का पर्यायवाची है, या आग का। ठीक है, अनल, ज्वाला। तो यहाँ इस शब्द से अगर देखें तो हमारा आंसर डायरेक्ट निकलता है, लेकिन फिर भी बाकी को भी देखना जरूर होता है। सदन, ये भी मैच कर रहा है। सेवा सदन, घर के नाम के सामने सदन लिख दिया जाता है। शाला, बिल्कुल। निकेतन, शांति निकेतन, इस तरीके से नाम रख दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया ए। अब बढ़ते हैं हम 12वें क्वेश्चन पे। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्याणी, सूर्या, सूर्य, सूरा या सूर्या। सूर्य शब्द जिसे हम कई सारे नामों से जानते हैं, भास्कर, दिवाकर, सूरज, आफताब। ठीक है, कई सारे शब्द हैं जिनको सूरज के नाम के पर्यायवाची के रूप में जानते हैं। उसका स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा? हालांकि हम इंद्र का इंद्राणी कर देते हैं, सेठ का सेठानी कर देते हैं, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग करेगा। ये तो गलत है, लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर हो गया डी। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ते ही अपना आंसर पुट किया कीजिए और फिर चेक किया कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? से किस कारक की विभक्ति है? पेड़ से फल गिरा, संबंध काके की होता है, तो ये तो नहीं है। अपादान, संप्रदान, अधिकरण। अधिकरण में पर, ये स्थान को दिखाता है। ठीक है, तो यहां पर भी नहीं है। देखिए, कर्ता ने कर्म को, करण से साधन को दिखाता है, ये तो नहीं है, ये इसमें दिया भी नहीं है। संप्रदान के लिए, तो संप्रदान भी कट गया। अब रह गया अपादान, से अलग। जब पेड़ से फल गिरता है तो वो पेड़ से अलग होता दिखाई दे रहा है, तो हमारा सही आंसर हो गया बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो गया? बी। सुबह सुबह है, जोश भर लीजिए अपने आप में। ठीक है, सुबह सुबह जागने का वक्त है। पहली क्लास इजी क्लास रखी गई है ये वाली। एक दो दिन में करंट अफेयर आपको मॉर्निंग में ही देंगे, क्योंकि इवनिंग में वो बहुत बड़ी क्लास हो जाती है। आप अपना थ्योरी पढ़ सकते हैं उस टाइम पे, या 10 PM पे आपको एक्स्ट्रा EVS रिवीजन की क्लास करवाएंगे। ठीक है, वो वहाँ पर हम शेड्यूल करेंगे, तो लंबी क्लास कर सकते हैं ताकि आपका बढ़िया रिवीजन करवा दें। तो इसलिए करंट अफेयर सुबह में मॉर्निंग में ही दी जाएगी आप। ठीक है, कल करंट अफेयर की क्लास शाम को शेड्यूल हुई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से उसको शुरू करने के बाद भी कैंसिल करना पड़ा था। तो कोई बात नहीं, आपकी करंट अफेयर कल हो जाएगी। पेड़ से फल गिरा, हमारा सही हो गया आंसर अपादान से अलग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। आपको पूरा शेड्यूल मिल रहा है। आप देखिए, कोशिश करेंगे 7 AM पे करंट अफेयर हो जाएगी, 9 AM पे आपकी हिंदी हो जाएगी। उसके बाद एक इंग्लिश की क्लास का शेड्यूल हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 6 बजे के आसपास कंप्यूटर और करंट अफेयर होती है, 7 बजे के आसपास मैथ होती है। ठीक है, और 9 बजे 8 बजे पेडागोगी होती है, बड़ी क्लास, लंबी क्लास चलती है ये। और उसके बाद 10 बजे या तो करंट अफेयर और EVS में से एक क्लास। ठीक है, ये हम रखेंगे। हाँ, नॉर्मली एक क्लास अगर
11 AM पे जो है वो ईवीएस की और दी जा सकती है। तो आप सभी को यूट्यूब पे रिवीजन क्लास होगी। जो भी हमारे बच्चे हैं कोर्स से जुड़े हुए जो मैसेज करते हैं कि शेड्यूल दे दीजिए, मैं शेड्यूल बता रहा हूँ। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें किस कारक की विभक्ति है? ठीक है, वह क्या काटता है? अगर इसका जवाब आता है तो वृक्ष, ये तो कर्म हो गया, वह कर्ता हो गया। किस चीज से काटता है? कुल्हाड़ी से, साधन हो गया। और जब भी साधन का प्रयोग किया जाता है तो कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ कर कंफ्यूजन कहाँ पे होगा? देखिए, संप्रदान के लिए तो है नहीं, अधिकरण में पर तो है नहीं, इन दो में कंफ्यूजन होना है। अपादान से अलग, तो अलग नहीं है ये साधन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर साधन जब भी दिखाएगा तो वो करण कारक होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर है सी। माँ ने बच्चे को सुलाया। ठीक है, यहाँ पर को किस कारक की विभक्ति है? माँ ने बच्चे को सुलाया। देखिए, का, के, की, ये यूज होने का तो संबंध हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए को दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर माँ तो कर्ता हो गई, बच्चा कर्म है या नहीं ये देखना है। तो ये देखिए सुलाया, जब क्रिया होती है उस क्रिया का जवाब आपको, अगर ये क्रिया भी देखनी हो आपको कि सकर्मक है या अकर्मक है। ठीक है, तो क्रिया में या तो क्या सुलाया या किसको सुलाया, अगर इसका जवाब मिल जाता है तो वो जवाब कर्म होता है और ये क्रिया सकर्मक हो जाती है। तो यहाँ में माँ ने क्या सुलाया, इसका जवाब तो नहीं आ रहा। किसको सुलाया? बच्चे को सुलाया। तो यहाँ पर हमारा कर्म आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्म कारक हो गया, कर्म कारक की विभक्ति है यहाँ पर। ठीक है, और क्रिया भी सकर्मक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका या अध्यापिकी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये सभी वर्तनी संबंधी चीज है। वैसे वर्तनी भी चेक कर रहे हैं, साथ में स्त्रीलिंग रूप भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ए। ए इज राइट आंसर। ठीक है, अध्यापक का ए आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग, शब्द शक्ति लिंग कारक वचन सब चीजें करवाई जा रही है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है कि एक दिन में ना हो तो 2 दिन की क्लास में सारे टॉपिक जो हिंदी के उनको इंक्लूड कर लेते हैं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग, नायिका, नायिकी, नायिका या नायिका। यहाँ पर देखिए नायिका, नायिकी, ये शब्द तो कट रहे हैं। अब कंपटीशन है ए और सी में। सबसे पहले उनको काट देना चाहिए जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब जो आपको क्लियर है कि ये तो बिल्कुल होंगे ही नहीं, फिर आपको आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आंसर हमारा सी वाला आंसर ठीक है, यह पे छोटी की मात्रा आएगी और यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता, नेताजी, नेत्री, नेतिन या नेत्री। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? तो देखिए यहाँ नेताजी तो बिल्कुल ही कटेगा, वो तो वही पुल्लिंग ही हो गया। नेत्री हो सकता है, नेतिन नहीं है। कंफ्यूजन है सी और ए में, तो हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा ए। ठीक है, तो नेत्री शब्द नेता का स्त्रीलिंग रूप होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ये छात्री तो होना ही नहीं है,
और छाती भी नहीं होना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब हमारा कंफ्यूजन है दात्री और दात्री में, दोनों के एक जैसे साउंड है, तो यहाँ कंफ्यूजन हमें हो गया है। दात्री नहीं होगा यहाँ पर, जैसे नेत्री था बिल्कुल वैसा ही इसका भी होता है, तो हमारा सही आंसर हो गया डी। ठीक है, आप अपना बच्चे जो है अपना आंसर लिखते रहे और पार्टिसिपेट करते रहे। चलिए, दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची बताइए। मुझे लगता है ये क्वेश्चन पिछली बार भी आ गया था, या फिर एक दो दिन पहले क्लास में भी आया था। मारुत शब्द किसका पर्यायवाची है? देवता तो देव हो गया, ठीक है, वायु, पृथ्वी या तालाब। तालाब तो सर सरोवर ताल अभी मैंने बताया था, सर सरोवर ताल, तो ये तो मारुत नहीं हो रहा है। पृथ्वी है, अवनी है, धरा धरती धरातल, ठीक है, अवनी, ठीक है, ये भी नहीं है। मारुत हवा को कहते हैं, हवा, ठीक है, पवन और अनिल, समीर, ये सारे वायु के पर्यायवाची है, और मारुत भी उसी का पर्यायवाची है। जैसे पवन पुत्र, वायु पुत्र, मारुति नंदन, ये सब क्या है? हनुमान के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मारुत भी हो जाएगा। ठीक है, हनुमान को मारुति भी तो कहते हैं। चलिए, ये हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ऊ का उच्चारण ध्वनि स्थान कौन सा है? ऊ का उच्चारण ध्वनि स्थान का, जब हम ऊ को उच्चारित करते हैं, ऊ ये छोटा ऊ है, ठीक है, ऊ को उच्चारण जब करते हैं तो तालु, ओष्ठ, कंठ या दंतालु। जब हम ऊ को बोलते हैं तो हमारे ओष्ठ जो होते हैं वो गोलाई लेके वहां से उसका उच्चारण होता है ऊ, तो यहाँ इसका हो गया सही आंसर ओष्ठ। ठीक है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश कौन सा है? उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द उर्वरा किस वाक्य के लिए आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि या उपजाऊ भूमि। देखिए, उर्वरक डालते हैं ना, उर्वरक किस लिए डालते हैं? ताकि उपज बढ़े। तो उर्वरा भूमि भी वही होती है जो उपजाऊ होती है, जो बढ़िया उपज देती है। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा हो गया? उपजाऊ भूमि। बंजर भूमि और ऊसर भूमि तो एक जैसी सी है। समतल भूमि एक जैसी, समतल भूमि, इससे उपज का कोई मतलब नहीं है, बस वो समतल भूमि है। तो बंजर और ऊसर तो एक जैसी है, दोनों ही ऑप्शन एक जैसे हैं। वैसे भी कॉमन सेंस से हमें इन्हें काट देना चाहिए, इसका आंसर ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा दो आंसर थोड़ी हो सकते हैं, तो हमारा इस हिसाब से डी आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, जो व्याकरण की जानकारी रखता है उसके लिए इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरण या व्याकरण ज्ञाता। देखिए, वैसे तो सारे ही शब्द से वही मीनिंग निकलता है, लेकिन एक्चुअल शब्द जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी भाषा में यूज होता है, हमें वही बताना है। ठीक है, हिंदी भाषा में जो प्रयोग होता है, तो यहाँ पर व्याकरण ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जो बच्चे पहली बार चैनल से जुड़े हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। केवीएसपीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी पोर्शन की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को, हमारी ऐप को और हमारे कोर्स को। ठीक है, गोल्ड 15 कोड के साथ अभी डिस्काउंट है, और आप हमारा कोर्स 2499 में परचेज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 3999। ठीक है, तो ये आपको अमाउंट में आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का कोर्स दिया जाएगा, अच्छे कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, और हमारे चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि आपको हमारी स्ट्रेटजी तैयारी की चीज़ें पता चलती रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्षय, त्रेय और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन हैं?
ये तीनों अक्षय, त्रय और ज्ञ, ये कौन से व्यंजन है? ये तो हम कंफर्म है कि ये व्यंजन है, ठीक है। और कोई भी व्यंजन अकेला नहीं बोला जाता, उसमें स्वर जोड़ा जाता है, ये भी हमें पता है। लेकिन व्यंजन नॉर्मल व्यंजन है यही, ये संयुक्त व्यंजन है या उष्ण व्यंजन है, तवर्गीय व्यंजन है, या इनमें से कोई नहीं है। व्यंजन तो ये कंफर्म है, तो ये तो काट दिया। अब देखिए उष्ण व्यंजन कौन से है? ऐसे व्यंजन जिसके बोलने से मुंह से गर्म हवा निकलती है। श, ठीक है, श, ठीक है। ऐसे ऐसे व्यंजन को जो है उष्ण व्यंजन कहते हैं। तवर्गीय, जिसमें त, थ, त, थ, द, ध और न, ये वर्ण आते हैं जिसके अंदर, ठीक है। त, थ, द, ध, न। तो इसमें क्या होता है, आपका जो जिह्वा होती है, आपकी जीभ जो होती है, वो दांत पे जाके टकराती है। त, थ, द, ध, न, बस न मूर्धा पे जाके थोड़ा टकराता है, अदरवाइज सभी तवर्गीय है। तो ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये संयुक्त व्यंजन हमारा हो गया, ठीक है, ए आंसर। ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। अब है, पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज या विदेशज? पुस्तक शब्द कौन सा है? एक ये भी एक क्वेश्चन बताएं कि अभी तो पहले इसको देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे ये पुस्तक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तद्भव शब्द, तत्सव शब्द, देखिए पुस्तकम, ठीक है, ऐसे करके संस्कृत में पुस्तकम नाम शब्द आपने पढ़ा होगा, तो हमारा ये तत्सम शब्द है। तद्भव में तो ये किताब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ गया ये। अब पुस्तक क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इस पे बात करते हैं। देखिए, मेरी पुस्तक खो गया या खो गई, कौन सा सही है? पुस्तक अच्छा है या पुस्तक अच्छी है, यहां से भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाल बजाना का अर्थ क्या है? ये मुहावरा हो गया। गाल बजाना, किसी के गाल पे तमाचा मारना, ये तो नहीं होता। पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना या क्रोधित होना? तो देखो, पिटाई करना, गाली देना, क्रोधित होना, एक जैसा स्वभाव दिख रहा है। अगर इसको हम देखें तो इस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए सी, डींग हाँकना। पिटाई करना, किसी के गाल पे तमाचा मार दिया, या गाली देना या क्रोधित होना। तो गाल बजाना होता है अपने ही शेखी बखारना, ठीक है, अपनी शेखी बखारना। ये सही आंसर है, डिंग हाँकना हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 27वां क्वेश्चन। अगर मगर करना, ठीक है। पहले तो उसने मेरे से पैसे लिए, लेकिन बाद में जब मैं पैसे मांगने गया तो वो अगर मगर करने लगा, ठीक है। कपट करना, बहाने बनाना, इधर उधर की बातें करना या व्यर्थ समय गंवाना? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता जा रहा है। तो यहाँ पर कपट करना भी हो सकता है, लेकिन ये इसका नहीं है। बहाने बनाना और इधर उधर की बात करना, व्यर्थ समय गंवाना, ठीक है। अगर मगर करना में इसके भी चांसेस हो रखे हैं, लेकिन ये नहीं है। इधर उधर की बात करना भी नहीं है। बहाने बनाना, बहाने बनाना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मगर करना का मतलब ये होगा, मुहावरे का अर्थ है बहाने बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए क्या शब्द होता है? जो पहले कभी न हुआ हो, अद्भुत, अनुपम, अपूर्व, अभूतपूर्व, ठीक है। अद्भुत, जो आश्चर्य कर लेके आए चीजें अद्भुत होती है, ये नहीं है। अनुपम, जिसकी उपमा ही न की जा सके। अपूर्व, पहले जो पहले ना हुआ हो, कुछ कुछ इसका भाव भी आ रहा है,
लेकिन ये देखिए अभूतपूर्व सही आंसर होगा हमारा। अभूतपूर्व इसका सही आंसर है, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूत भूत में पहले ना हुआ हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 8, 9, 11 या इनमें से कोई नहीं? 8, 9, 11 इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा 11। टोटल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? शाम, पानी, बचपन या नदी? कौन सा भाववाचक संज्ञा है? एक एक शब्द को देखें तो श्याम शब्द संज्ञा भी है, अगर किसी का नाम श्याम है, ठीक है, तो ये संज्ञा हो गया। श्याम जैसे कृष्ण का नाम है, या फिर बादल का नाम भी श्याम है, घनश्याम होता है वो तो, ठीक है। लेकिन श्याम शब्द जो है वो विशेषण भी होता है, ठीक है। जैसे श्याम रंग किसी का हो, वो भी होता है, तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा है या विशेषण है। तो ये ऑप्शन हमारा कट रहा है। पानी, पानी किसी वस्तु का नाम है, तो ये भी संज्ञा ही हो गई, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। पे शब्द में एक, उसके बाद बचपन, ये हमारा भाववाचक संज्ञा है, बच्चा से बचपन हो जाएगा। नदी भी एक जातिवाचक संज्ञा है, नदियों की जाति बताती है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। पानी जातिवाचक होगा, या मुझे लगता है इसे जातिवाचक ही होगा, ठीक है। ठंडा पानी, मीठा पानी, बहुत सारे तरीके से खारा पानी, तो सभी की जाति को बताता है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हमारा हो गया सी, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गए। 30 आउट ऑफ 30 में से आपका कितना स्कोर रहा? क्योंकि इतना ही क्वेश्चन वहाँ पे आने हैं, ये आपका एक टेस्ट हो गया। वो आप जब क्लास खत्म हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। क्लास कैसी लगी ये भी अपना फीडबैक दें, ठीक है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपकी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तो इस तरीके से रेगुलर क्लास करें। रेगुलरिटी जब करेंगे तो मान के चलिए 2 महीने, अभी दिसंबर चल रहा है, मान लीजिए मार्च में पेपर है, तो 3 महीने आप अगर क्लास करेंगे तो ये मान के चलिए कि आप 120 क्लास कर चुके हैं। 120 को 30 से गुना कर लीजिए, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप कर चुके हैं, और ये कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नहीं, अपने आप से सारी चीज़ें समझाई जा रही है, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नई क्लास में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। उठ जाइए, जागने का वक्त आ गया है, ठीक है। आज नहीं तो फिर कभी नहीं, शुरुआत आज से कीजिए। आज तक नहीं पढ़े हैं तो आज से शुरू कर दीजिए, ठीक है। पीछे आपने क्या पढ़ा है, कितने नंबर आपके 10वीं में आए, 12वीं में आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज क्या पढ़ने वाले हैं ये आपका कल का फ्यूचर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आज कुछ नहीं करोगे तो कल फ्यूचर भी कुछ नहीं है, आज कुछ करोगे तो फ्यूचर भी बढ़िया है। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी शक्तियों को एकत्रित कीजिए, टाइम वेस्टिंग खत्म कीजिए, अपनी शक्तियों को पूरी तरह से फोकस कर लीजिए, ठीक है। सब कुछ भूल जाइए और युद्ध समझकर तैयारी कीजिए। युद्ध जब लड़ने जाते हैं तो युद्ध ही करते हैं, ऐसा नहीं बीच में टीवी देख रहे हैं या बीच में मूवी देखने चले गए या शॉपिंग करने चले गए। युद्ध तो युद्ध ही होता है, ऐसे पढ़िए। चलिए मिलते हैं नई क्लास में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।